मार्सिलिया पार्ट 3 में हम मार्सिलिया में जनन का अध्ययन करेंगे। मार्सिलिया में जनन दो प्रकार से होता है, कायिक जनन तथा बीजाणुओं द्वारा जनन। मार्सिलिया की कुछ जातियों जैसे मार्सिलिया माइनूटा, मार्सिलिया हिरसुटा व मार्सिलिया इरोजा आदि में भूमिगत प्रकंद की कुछ शाखाएं कंद या ट्यूबर बनाती हैं। इनमें भोजन तेल ग्लोब्यूल के रूप में संचित रहता है। इनका निर्माण प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे शुष्क दशा में होता है तथा इनमें इन परिस्थितियों से निपटने की क्षमता पाई जाती है। अनुकूल परिस्थितियों में कंद अंकुरित होकर नया प्रकंद बनाते हैं। मार्सिलिया एक विषम बीजाणुक या हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है। इसमें दो प्रकार के बीजाणु, लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु पाए जाते हैं। बीजाणुओं का निर्माण एक विशिष्ट सेम के आकार की बीजाणु फलिका या स्पोरोकार्प में होता है। अब हम बीजाणु फलिका या स्पोरोकार्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। बीजाणु फलिकाएं सेम के आकार की अथवा वृक्काकार संरचनाएं होती हैं। शिशु अवस्था में ये हरी एवं कोमल होती हैं, जबकि परिपक्व अवस्था में ये ठोस एवं भूरे रंग की हो जाती हैं। ये पर्णवृंत के आधारीय भाग में एक व्रंत द्वारा संलग्न रहती हैं। विभिन्न जातियों में बीजाणु फलिका के व्रंत की लंबाई भिन्न होती है। मार्सिलिया पॉलीकार्पा में बीजाणु फलिका के व्रंत पर्णवृंत पर एक रैखिक क्रम में विन्यासित होते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया में बीजाणु फलिकाओं के व्रंत आपस में संयुक्त होकर एक व्रंत द्वारा पर्णवृंत से संलग्न होते हैं। मार्सिलिया माइनूटा में बीजाणु फलिकाओं के व्रंत स्वतंत्र रूप से पर्णवृंत के आधारीय भाग पर एक ही स्थान पर संलग्न रहते हैं, जबकि मार्सिलिया कोरोमेंडेलिका में एक ही बीजाणु फलिका अपने व्रंत के द्वारा पर्णवृंत के आधारीय भाग से संलग्न होती हैं। बीजाणु फलिका व्रंत या स्टॉक एवं काय या बॉडी में विभेदित होती हैं। काय तथा व्रंत के जुड़ने के स्थान को रैफी कहते हैं। रैफी से ऊपर की ओर काय में दो दांतुर प्रक्षेप डेंटेट प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें ट्यूबरकल कहते हैं। नीचे स्थित ट्यूबरकल, जो रैफी के सिरे पर उपस्थित होता है, अपेक्षाकृत अधिक मजबूत व सुस्पष्ट होता है। बीजाणु फलिका की भित्ति बाह्य एक स्तरीय बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस, मध्य द्विस्तरीय अधःत्वचा या हाइपोडर्मिस व भीतरी पैरेन्काइमी क्षेत्रों में विभेदित होती हैं। बाह्य त्वचा की कोशिकाएं घनाकार या क्यूबॉइडल होती हैं। इसके ऊपर क्यूटिकल की एक परत पाई जाती है। बाह्य त्वचा कोशिकाएं दीर्घित होकर बहुकोशिकीय रोम बनाती हैं। इनके अतिरिक्त बाह्य त्वचा में अनेक धसे हुए रंध्र भी पाए जाते हैं। अधःत्वचा की कोशिकाएं पैलिसेड ऊतक के समान अरीय रूप से दीर्घित होती हैं। ये दो पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं तथा इनके बीच अंतराकोशिक अवकाश नहीं पाए जाते। अधःत्वचा के भीतर की ओर 2 से 3 परतीय पैरेन्काइमिक क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बीजाणु फलिका भित्ति के भीतर की ओर एक जिलेटिनी वलय या
जिलाटिनस रिंग बनाती हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बीजाणु फलिका की भित्ति सेक्शन में किस तरह से दिखाई देती है। बाह्यतम लेयर क्यूटिकल की है, जिसके नीचे की ओर एपिडर्मिस की एक परत है और उसके अंदर 2 पेलिसेड की लेयर है तथा सबसे भीतरी लेयर जो मृदुत की कोशिकाओं की है, यह पेरेन्काइमी लेयर्स हैं। अब हम बीजाणु फलिका के संवहन तंत्र या वस्कुलर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। बीजाणु फलिका के वृंत में जो संवहन पुल पाया जाता है उसे हम स्टॉक बंडल कहते हैं। यह स्टॉक बंडल रैफी में प्रवेश करते हुए बीजाणु फलिका के ऊपरी सतह पर पहुंचता है। अब इसे हम डॉर्सल बंडल कहते हैं। इस डॉर्सल बंडल से बीजाणु फलिका के दोनों पार्श्वों में जो शाखाएं निकलती हैं, इन शाखाओं को लेटरल बंडल्स कहा जाता है। ये लेटरल बंडल्स बीजाणु फलिका के मध्य भाग में द्विभाजी शाखित होते हैं। द्विभाजन से बनी ये शाखाएं बीजाणु फलिका के अभ्यक सतह की तरफ पहुंचकर आपस में जुड़कर एक लूप बनाती हैं। लेटरल बंडल के द्विभाजन बिंदु से एक छोटी शाखा निकलती है, जिसे बीजांडासनी पुल या प्लेसेंटल बंडल कहते हैं। यह पुल रिसेप्टेकल में प्रवेश करता है, जिस पर बीजाणु धानियाँ लगी होती हैं। इस चित्र में आप बीजाणु फलिका का क्षैतिज अनुदैर्ध्य काट या हॉरिजॉन्टल लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन देख सकते हैं। इस काट में बीजाणु फलिका की भित्ति मोटी दिखाई देती है तथा जिलेटिनी वलय अपाक्स व अभ्यक्ष पिंडों डॉर्सल एंड वेंट्रल मासेस के रूप में दिखाई देती हैं। इस काट में लघु व गुरु दोनों प्रकार की बीजाणु धानियाँ दिखाई देती हैं। इसमें सोराई 2 एकांतर पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं तथा प्रत्येक सोरस एक इंडूसियम से आच्छादित होता है। इसमें एक पात्र होता है, जिसके आधार पर 2 लघु बीजाणुधानियाँ व शीर्ष पर एक गुरु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। बीजाणु फलिका के क्षैतिज अनुदैर्ध्य काट की इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि बीजाणु फलिका की भित्ति मोटी दिखाई दे रही है। ऊपर की ओर इस सेक्शन में स्टॉक बंडल सुस्पष्ट हैं तथा स्लाइड के इस भाग में जिलेटिनस रिंग का डॉर्सल पिंड या अपाक्स पिंड दिखाई दे रहा है। बीजाणु फलिका के क्षैतिज अनुदैर्ध्य काट की स्लाइड के इस भाग में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार सोराई 2 एकांतर पंक्तियों में व्यवस्थित हैं तथा प्रत्येक सोरस पर एक कवरिंग इंडूसियम पाई जा रही है। इसमें एक रिसेप्टेकल या पात्र उपस्थित है, जिसके आधारीय भाग पर 2 छोटी लघु बीजाणुधानियाँ तथा एक बड़ी गुरु बीजाणुधानी उपस्थित हैं। यह चित्र बीजाणु फलिका का उदग्र अनुप्रस्थ काट या वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन दर्शाता है। इस काट में बीजाणु फलिका भित्ति की संरचना क्षैतिज अनुदैर्ध्य काट के लगभग समान दिखाई देती है। इसमें बीजाणु फलिका का वृंत नहीं कटता है तथा जिलेटिनी वलय अपाक्स व अभ्यक्ष पिंडों के रूप में दर्शित होती हैं। अपाक्स जिलेटिनी पिंड अभ्यक्ष पिंड की अपेक्षा अधिक विकसित प्रतीत होता है। इस काट में केवल 2 सोरस दर्शित होते हैं तथा प्रत्येक सोरस एक इंडूसियम से आच्छादित होता है। क्षैतिज अनुदैर्ध्य काट के विपरीत इस काट में केवल एक ही प्रकार की बीजाणुधानियाँ दिखाई पड़ती हैं।
इस काट में हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ एक डॉर्सल बंडल दिखाई दे रहा है। दोनों पार्श्वों में लेटरल बंडल्स हैं तथा इन लेटरल बंडल से उत्पन्न प्लेसेंटल ब्रांच से जुड़े हुए प्लेसेंटल बंडल्स भी दिखाई दे रहे हैं। यह चित्र बीजाणुफलिका का उदग्र अनुदैर्ध्य काट या वर्टिकल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन दर्शाता है। इसमें जिलेटिनी वलय बीजाणुधानियों के चारों ओर एक संपूर्ण वलय के रूप में दिखाई पड़ती हैं। इस काट में सोराई अनेक अनुदैर्ध्य पंक्तियों में व्यवस्थित दिखाई देती हैं तथा प्रत्येक सोरस में केवल एक ही प्रकार की बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी अथवा गुरु बीजाणुधानी दर्शित होती हैं। बीजाणुफलिका के उदग्र अनुदैर्ध्य काट की इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि बीजाणुधानियों के चारों ओर जिलेटिनस रिंग एक संपूर्ण वलय के रूप में उपस्थित हैं। स्टॉक भाग में हम देख सकते हैं स्टॉक बंडल उपस्थित है जो ऊपर की ओर जाकर डॉर्सल बंडल बनाता है। नीचे की ओर इसमें अनेक लेटरल बंडल्स दर्शित हैं। उदग्र अनुदैर्ध्य काट के दूसरी स्लाइड में हम देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ लेटरल बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम बीजाणुफलिका के स्फुटन या डेहिसेंस के विषय में अध्ययन करेंगे। बीजाणुफलिका भित्ति के गलने के पश्चात ही इससे मुक्त होते हैं। गलने की प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 वर्ष का समय लगता है, परंतु इस लंबी अवधि में भी बीजाणुओं की जीवन क्षमता अथवा अंकुरण क्षमता में कोई कमी नहीं आती। 50 वर्ष से अधिक पुरानी सूखी हुई बीजाणुफलिकाओं को पानी में रखकर उनमें उपस्थित बीजाणुओं को भी अंकुरित किया जा सकता है। पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने पर बीजाणुफलिका अभ्यक सतह से 2 कपाटों में फट जाती हैं। फटी हुई बीजाणुफलिका की जिलेटिनी वलय जल अवशोषित कर फूल जाती हैं तथा 2 कपाटों के बीच से बाहर निकलती हैं। स्फुटन के कुछ समय पश्चात इंडूसियम व बीजाणुधानी भित्ति विघटित हो जाती हैं तथा गुरु व लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं।